नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। हमास आतंकवादियों के खिलाफ गाजा में इजराइल का भीषण सैन्य अभियान जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानवीय गलियारा बनाने की अपील। लगातार बढ़ती जा रही है मृतकों की संख्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का दिया आश्वासन। पश्चिमी देशों ने भी नेतन्याहू को अपना समर्थन दोहराया। ईरान ने हमास की तारीफ की। ताइवान के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिवस के मौके पर देशवासियों को किया संबोधित। कहा, चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना चाहता है ताइवान। चीन ने डीडीपी को अलगाववादी कहकर निंदा की। ईरान और सूडान के बीच 7 साल बाद राजनयिक संबंध बहाल। दोनों देशों के एक दूसरे की राजधानी में जल्द दूतावास खोलने पर बनी सहमति। अरब दूतावास पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच खत्म हुए थे राजनयिक संबंध। म्यांमार में विस्थापितों के शिविर पर सेना का हमला, 29 की मौत। राष्ट्रीय एकता सरकार ने काचिन शरणार्थी शिविर पर हमले के लिए सेना को ठहराया दोषी। अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग की। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। हमास के हमले के बाद जारी इजराइल की जवाबी कार्रवाई के चौथे दिन इजराइल ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतार दिया है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि आतंकवाद कार्रवाई को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे दुनिया दशकों तक याद रखेगी। इजराइल की कार्रवाई में गाजा पट्टी में हमास के 200 ठिकाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़े हैं तो अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान और सैनिकों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और भारत ने इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के प्रति अपनी पूरी एकजुटता का प्रदर्शन किया है। फ्रांस ने एफिल टावर को इजराइल के रंग में रंगा तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने हमास का समर्थन किया है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग का चौथा दिन। हमले की तीव्रता घटने की बजाय और बढ़ती दिख रही है। जंग के बीच न तो हमास पीछे हटने को राजी है तो वहीं इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर हमले के लिए करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। इजराइल सैनिकों की भीषण हमले की भेंट चढ़ा गाजा पट्टी में करीब 200 हमास के ठिकानों को खंडहर में तब्दील होता दिखा। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा पट्टी में मानवीय मदद की गुहार लगाई है। WHO के मुताबिक तनाव बढ़ने के बाद से गाजा में 13 जगहों पर हमला किया गया, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि इजरायली कटौती के कारण गाजा में पीने के पानी की गंभीर किल्लत हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने दोहराया कि नागरिकों को जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित करने वाली घेराबंदी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दोनों तरफ से तुरंत युद्ध को रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा है, जो 2 लाख की संख्या में हो सकता है। इजरायली बमबारी की वजह से संख्या में और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून स्पष्ट है। नागरिक आबादी और नागरिक वस्तुओं को बचाने के लिए निरंतर देखभाल करने का दायित्व पूरे हमलों के दौरान लागू रहता है। नेतन्याहू को हमास के सफाए में साथ मिल रहा है पश्चिमी देशों का, जो खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में लड़ाकू विमान और सैनिकों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हमास के हमलों की निंदा की है। व्हाइट हाउस ने कहा कि आतंकवाद को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अमेरिका में सोमवार रात इजराइल के समर्थन में व्हाइट हाउस को नीले और सफेद की लाइट से उजागर किया गया। पेरिस का एफेल टावर भी इजराइल के झंडे के रंग में रंगा दिखा। इमैनुअल और मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम मेलोनी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ इजराइल पर हमले की चर्चा की। हम सभी निर्दोष इजरायली नागरिकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम इजराइल के साथ संयुक्त रूप से खड़े हैं। जहां तक फिलिस्तीनी आबादी को सहायता की बात है, हम उस सहायता को निलंबित करने के पक्ष में नहीं हैं जो सीधे फिलिस्तीनी आबादी को लाभ पहुंचाती है। हमने स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं बनाई हैं कि ताकि हमारी मदद हमास का वित्त पोषण न करे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष को अमेरिका की विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फिलिस्तीनी हितों की अनदेखी करते हुए दो तरफा बातचीत पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसकी परिणति युद्ध के रूप में सामने आई। यह मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के हितों की अनदेखी की है, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की आवश्यकता भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता के एक बयान ने जंग के और तेज होने की आशंका को बढ़ा दिया है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल पर हमले में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन हमले के लिए हमास की हौसला अफजाई कर पश्चिमी देशों को सकते में ला दिया। बेशक हम फिलिस्तीन की रक्षा करते हैं, हम संघर्ष की रक्षा करते हैं। हम उन बुद्धिमान और बहादुर फिलिस्तीनी युवाओं के हाथों को चूमते हैं जिन्होंने जायोनी शासन पर हमले की योजना बनाई थी। हमें उन पर गर्व है। बहरहाल इजरायली सैनिकों की गाजा पट्टी की घेराबंदी ये बताने के लिए काफी है कि जंग का आगाज तो हमास ने किया, शायद इसका अंजाम इस बार निर्णायक साबित हो। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस अंदाज में जवाबी कार्रवाई शुरू की है वो आतंकी संगठनों के खात्मे के साथ ही खत्म। इजरायली वायुसेना ने मंगलवार को वीडियो साझा कर अपने फाइटर जेट्स को गाजा पट्टी पर हमले करते और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते दिखाया है। दोनों तरफ से जारी हमलों में अब तक करीब 900 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवार में करीब 700 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। भयावह होते हालात के बीच हमास ने धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा पट्टी पर हमले नहीं रुकते हैं तो वह इजरायली बंधकों की हत्या कर देगा। हालांकि इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक हमास के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में उसने अधिकतर आतंकियों का सफाया कर दिया। सेना ने कहा कि हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों के शव इजराइल के क्षेत्र में पड़े हैं, जबकि सीमा के पास स्थित दक्षिणी क्षेत्र इजरायली सेना ने पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया है। और इजराइल पर हमास के हमले के बाद से जब से इजराइल ने करारा जवाब देना शुरू किया है, उसके बाद ये संघर्ष दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। दोनों ओर से लगातार गोलीबारी जारी है, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के शहरों से आ रहे वीडियो से पूरी दुनिया स्तब्ध है। दोनों ओर लोगों के बंधक बनाए जाने की घटना है, तो वहीं बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मौजूदा हालात से इस संघर्ष के बढ़ने की स्थिति नजर आ रही है। ये मंजर गजा पट्टी पर इजरायली हमलों की भयावहता और तीव्रता को बताने के लिए काफी है। इन हमलों से गहरे जख्म देने वाले आतंकियों की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इजराइल कह रहा है अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। फिलिस्तीनी अधिकारियों की माने तो इन हमलों में अब तक करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शनिवार को हमला शुरू होने के बाद से 1500 आतंकियों के शव मिलने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि गजा में 100 से 150 इजरायली लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया है, लेकिन वो इसे खत्म जरूर करेगा। हमले को देखते हुए हमास के आतंकवादी आम लोगों के घरों में घुस गए हैं। महिलाओं और बच्चों का सहारा लेना जानलेवा आतंकवाद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इजराइल हमास युद्ध की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति की ताज़ा जानकारी प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी
और दो टूक निंदा करता है। उधर शनिवार को हमास ने म्यूजिक फेस्टिवल वाली जिस जगह तबाही मचाई थी वहां के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में जली हुई कारों को देखा जा सकता है। उन्होंने जो शुरुआत की उसका अंत इजराइल करेगा। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इजरायली सेना ने रात भर में करीब 200 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। खराब होते हालात के बीच WHO ने गजा के अस्पतालों में तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए एक मानवीय गलियारा स्थापित करने का आह्वान किया है। इजराइल ने गजा की पूर्ण नाकेबंदी कर रखी है। बिजली, तेल, खाद्य और राहत सामग्री समेत सभी चीजों पर पाबंदी लगा रखी है। गजा पर इजराइल के लगातार हमलों के बाद कई लोग यहां से निकलने की कोशिश में हैं। मिस्र के साथ सीमा पूरी तरह से बंद नहीं की गई है, लेकिन एक दिन में केवल 400 लोगों को सीमा पार करने की इजाजत है। लोगों की वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। इनमें भी वही लोग निकल सकते हैं जिन्हें पहले से अनुमति प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में हाल ही में आए भूकंप के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हेरात प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस इलाके में सामूहिक कब्र खोदकर लोगों को दफनाया गया है। भूकंप की वजह से बड़ी संख्या में मकानों को ढह जाने की वजह से सर्द रात में खुले आसमान के नीचे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। वहीं तालिबान के सत्ता में आने के बाद से विदेशों से मिलने वाली मदद की उम्मीद भी ना के बराबर है। ये नज़ारा अफगानिस्तान के सियाब गांव का है, जहां शनिवार को आए भीषण भूकंप में जान गंवाने वाले 300 लोगों की आखिरी रस्म अदा की जा रही है। इसी तरह का दृश्य कुछ हद तक हेरात प्रांत के जिंदाजान जिले के कई गांवों में देखा जा सकता है। कई गांवों में भूकंप की वजह से मरने वाले लोगों को सामूहिक कब्र खोदकर दफनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के झटके हजारों परिवारों पर कहर बनकर टूटे हैं। यहाँ आए एक के बाद एक झटकों से होने वाली मौतों के चलते हजारों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। मैं सुबह 5 बजे से यहाँ हूँ। मैं अब तक 30 शवों को दफना चुका हूँ। यहाँ 500 से भी ज्यादा कब्रें खोदी जा चुकी हैं। हम कब्र खोद रहे हैं और मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं। बीते शनिवार को सुबह करीब 11 बजे आए भूकंप के पहले झटके के बाद 8 और तेज झटके महसूस किए गए। यहाँ भूकंप की सबसे ज्यादा तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप के समय लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों की तरफ भागे, तो वहीं कुछ लोग अपने घरों में ही फंसे रह गए और भूकंप से हुई तबाही की भेंट चढ़ गए। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान हेरात प्रांत के गांवों में हुआ। यहाँ करीब 20 गांवों में 2000 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। भूकंप के बाद लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लोगों ने हजारों की संख्या में अपने परिवारजनों को खो दिया है। अभी तक हमें हताहतों के संबंध में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे दुर्भाग्य से 4000 से अधिक लोगों के हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार करीब 20 गांवों के लगभग 2000 घर पूरी तरह से ढह गए हैं। भूकंप के 2 दिन बाद भी बचाव कर्मी मलबे से घायलों और शवों को ढूंढ रहे हैं। अलग अलग 35 टीमों के करीब 1000 बचाव कर्मी राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। प्रशासन को साथ मिल रहा है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जो राहत के काम में हाथ बटा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे मलबे के नीचे जिंदगी की आस दम तोड़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक प्रभावित इलाकों में सोमवार को समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे, जिससे पहले से ही डरे हुए लोग और ज्यादा घबरा गए। भूकंप के चलते बेघर हो चुके हजारों लोगों की मदद के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। अफगानिस्तान में दशकों तक चले युद्ध के बाद अस्पताल और दवाइयों जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद भी लगभग बंद हो गई है। इस वजह से इतनी बड़ी आपदा में हजारों लोग सर्द रातों को खुले आसमान के नीचे बिताने पर मजबूर हैं। और ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने अंतिम राष्ट्रीय दिवस भाषण में कहा कि देश चीन के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक रहेगा। साई ने बार बार चीन के साथ बातचीत की पेशकश की और उन्हें अलगाववादी मानते हुए चीन ने खारिज कर दिया। ताइवान को बीजिंग के बढ़ते सैन्य और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।
ताइवान जल डमरू मध्य में कड़ी प्रतिस्पर्धा रखने वाले चीन के साथ मैत्री संबंधों की वकालत करते हुए राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच शांति ही एकमात्र विकल्प है। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में उन्होंने बीजिंग द्वारा बार बार सीमा उल्लंघन और आक्रमण की धमकियों के बीच स्वशासित द्वीप की सुरक्षा की मजबूती पर जोर दिया। राष्ट्रपति त्साई ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ताइवान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन एक नए आयाम को छुआ है। ताइवान दोनों पक्षों के लोगों के बीच स्वतंत्र और अप्रतिबंधित बातचीत के साथ चीन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहता है, लेकिन ताइवान की संप्रभुता और उसके लोकतंत्र की रक्षा करना उनका कर्तव्य भी है। त्साई ने अपने संबोधन में घरेलू हथियार उद्योग को फिर से सक्रिय करने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता के रूप में ताइवान द्वारा हाल ही में घरेलू निर्मित पनडुब्बी के लॉन्च का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ताइवान कड़ी मेहनत से अपना भाग्य तय कर रहा है। हमें चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपना भविष्य और भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ताइवान के लोगों को मेहनत करनी होगी। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति के संबोधन पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीडीपी क्या कहते हैं या क्या करते हैं, वे इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। यह ताइवान स्ट्रेट की वास्तविक यथास्थिति है। दरअसल चीन ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को अलगाववादी दल के रूप में देखता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी डीपीपी हमेशा से ही एक चीन नीति का विरोध करता रहा है। दरअसल ताइवान में संविधान के मुताबिक 2 कार्यकाल के बाद किसी भी व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं है। ताइवान में राष्ट्रपति त्साई का कार्यकाल इसी वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए राष्ट्रपति के संबोधन को डीपीपी के लिए अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति त्साई की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अगले साल चुनाव में राष्ट्रवादियों के खिलाफ सत्ता बनाए रखने की कोशिश करेगी, जो आधिकारिक तौर पर 1949 में गृह युद्ध के बीच विभाजित पक्षों के बीच एकीकरण का समर्थन करता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। म्यांमार के काचिन में विस्थापित लोगों के एक शिविर पर हमला किया गया। सूत्रों के मुताबिक सेना के इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। हमले में 59 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक यह घटना सोमवार आधी रात के करीब काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी द्वारा संचालित एक सैन्य शिविर में कुछ किलोमीटर दूरी पर हुई। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से मुलाकात की। इसी कड़ी में योको कामिकावा ने वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन से मुलाकात की। इस साल वियतनाम और जापान अपने संबंधों के 50 साल पूरा होने का जश्न मना रहे हैं, जिससे जापान के क्राउन प्रिंस आकिशिनो और क्राउन प्रिंसेस कीको ने 5 दिवसीय यात्रा इससे पहले की थी। और खबर यूरोपीय महाद्वीप से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रोमानिया के दौरे पर हैं। उन्होंने राजधानी बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लोज लोहानिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच काला सागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस को काला सागर को समुद्री आवागमन के लिए एक डेड जोन में बदलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी लड़ाई के पीछे रूस का हाथ होने का भी इशारा किया। हालांकि क्रेमलिन ने उनके इस आरोपों को बेबुनियाद बताया है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की ओर। ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि ईरान और सूडान 7 साल के अलगाव के बाद अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ईरान और सूडान जल्द ही अपने दूतावासों को फिर से खोलने और द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने पर चर्चा करेंगे। 2016 में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला किया था और उसके बाद से सूडान ने तेहरान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ लिए थे। तब सऊदी अरब ने शिया मौलवी समेत 46 लोगों को मार गिराया था और इससे सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। उस समय सूडान सऊदी अरब का करीबी सहयोगी था और उसने पड़ोसी यमन में ईरान समर्थित हाउथी विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी गठबंधन में लड़ने के लिए सैनिकों को तैनात भी किया था। इस साल मार्च में चीन की मध्यस्थता के बाद सऊदी अरब और ईरान के राजनयिक संबंधों में सुधार आया है और उसके बाद यह नया घटनाक्रम है। लाइबेरिया के मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज वील में चुनाव में मतदान उन्होंने किया और उन्हें दूसरा कार्यकाल हासिल होने की उम्मीद है। इस कार्यकाल में उनकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही। 57 वर्षीय जॉर्ज वी पेशे से एक बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं। लाइबेरिया की झुग्गियों से निकलकर पेरिस सेंट जर्मन और एसी मिलान जैसे बड़े क्लबों के साथ खेलते हुए वो फुटबॉल के शिखर पर पहुंचे। उनके विरुद्ध मुकाबले में अन्य 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। आर्मीनिया की सोवियत काल की एक फैक्ट्री दुनिया भर के कलाकारों का आश्रय बन गई है। सोवियत काल की इस फैक्ट्री को नाम दिया गया है अबस्तान और इसका शाब्दिक अर्थ है पनाहगाह यानी आश्रय। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे इस नायाब पनाहगाह में ईरान, यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस के हुनरमंद लोग अपनी प्रतिभा संवार रहे हैं। आर्मीनिया की खूबसूरत वादियों में स्थित ये इमारत सोवियत संघ के समय एक फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन आज यही फैक्ट्री अलग अलग देशों से आए कलाकारों के लिए पनाहगाह बनी हुई है। आर्मीनिया के करीब 1000 लोगों की आबादी वाले तुमानियान कस्बे में स्थित इस इमारत के आसपास के कई देशों में आकर कलाकार अपने हुनर को अंजाम दे रहे हैं। ये कलाकार युद्ध प्रभावित रूस और यूक्रेन से लेकर आंदोलन झेल रहे ईरान से आकर यहाँ रह रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही हिंसा और उठापटक यहाँ रहने वाले लोगों को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। ऐसे में आम लोगों को होने वाली कठिनाइयों के साथ कलाकारों के लिए भी सृजनात्मकता के लिए जरूरी माहौल बनाए रख पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। अगर हम इसकी ईरान से तुलना करें तो वहाँ हम बुरी खबरों से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हैं। वहाँ हम सब कलाकार सोच रहे थे कि हमें मिलकर आंदोलन करने के लिए कुछ करना चाहिए। यह अच्छा है, आप इसे तब तक कर सकते हैं जब आप दुखी और परेशान हों। यह आपको सृजन की कुछ संभावनाएं दे सकता है, लेकिन यहाँ सभी लोग बहुत जीवंत हैं। It's good, you can do it. इन लोगों को पनाह देने की इस परियोजना को आर्मेनियाई भाषा में अबस्तान नाम दिया गया है। अबस्तान का अर्थ है आश्रय या पनाहगाह। यहाँ रहने वाले लोगों में अलग अलग तरह के कलाकार शामिल हैं। इनमें चित्रकार, कठपुतली चलाने वाले, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जैसे हुनरमंद लोग शामिल हैं। पिछले साल शुरू हुई ये विशेष पहल दुनिया भर के प्रतिभागियों और मेहमानों के लिए खुली है। अबस्तान की स्थापना एक अमेरिकी आर्मेनियाई शख्स ने चैरिटी के रूप में की है। हालांकि उस शख्स ने अपनी पहचान को गुप्त रखा है। अबस्तान की सह संस्थापक पोलिना इवानोवा ने बताया कि पहल तुमानियान के लोग अपने बीच अजनबियों को देखकर चौंक जाया करते थे। मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए यह वास्तव में समझ से बाहर था, लेकिन ये लोग कौन हैं? ये यहाँ क्यों हैं? और फिर धीरे धीरे कभी थिएटर प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से, कभी व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से हम लोगों को जानने लगते हैं और लोग हमें जानने लगते हैं। अबस्तान में अलग अलग देशों के करीब 2 दर्जन लोग रह रहे हैं। इनमें ईरान, यूक्रेन, आर्मीनिया, जॉर्जिया और रूस से आए लोग शामिल हैं। जहां शुरुआत में स्थानीय लोग इन बाहरी लोगों को यहां देखकर हैरान होते थे, वहीं अब वो लोग इनका भी खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं। तुमानियान के रहने वाले अरारत ने बताया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उनके कस्बे में बहुत लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें अपने घरों को छोड़कर काम की खोज में दूसरे देशों में जाना पड़ा। लेकिन अब इन लोगों के तुमानियान आने से कस्बे में कुछ रौनक वापस लौट आई है। एक शाम मैं और मेरी पत्नी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे। तब हमने देखा कि खिड़कियों में रोशनी जल रही थी। यह बहुत सुंदर थी। संगीत बज रहा था, युवा नाच रहे थे। अगर संगीत लोगों को खुशी देता है तो यह किसी को परेशान नहीं करेगा। अपने अपने देशों में हिंसा और राजनीतिक उठापटक से प्रभावित होकर ये लोग एक शांतिपूर्ण जीवन की खोज में तुमानियान पहुँचे हैं। हम बखूबी जानते हैं कि कला हमारे जीवन को एक अलग अर्थ, एक अलग आयाम देने का काम कर सकती है। कला और शिल्प के जरिए हम अपने आसपास के दुखों को भूलकर कला की खूबसूरती में खो जाते हैं। कुछ यही माहौल देने का काम आर्मेनिया की खूबसूरत वादियों में बसी इस सोवियत काल की फैक्ट्री में हो रहा है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।